क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? क्या सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा और आबकारी मंत्री थे, उनके बाद अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं? दरअसल सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 16 फरवरी को बुलाया है और अरविंद केजरीवाल जिनकी अब तक सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसे गिरफ्तार कर लेंगे, बार बार कहा गिरफ्तार कर लेंगे, वो गिरफ्तार होते हैं, जेल में चले जाते हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया से जब पहली बार सीबीआई ने पूछताछ की, उसके बाद ईडी ने पूछताछ की, तो अरविंद केजरीवाल ने वो तारीख बता दी थी कि इस तारीख को वो जेल जा सकते हैं और उस वक्त ही ऐसा हुआ कि उन्हें पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तारी हो गई और ये दोनों नेता जो हैं अब तक जेल की सलाखों के अंदर हैं। अब तीसरे बचते अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल के अगर आप बयानों पर गौर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बीते कुछ समय से उन्हें एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर वो लगातार बोल रहे थे और बहुत तीखा बोल रहे थे। मतलब राहुल गांधी, अखिलेश या तेजस्वी से ज्यादा तीखा अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल पहले डायरेक्टली मोदी पर निशाना नहीं साधते थे। तो उस वक्त भी संकेत मिल गए थे कि कुछ अरविंद केजरीवाल को संकेत या सुराग मिल गए हैं और वो एक नया स्टैंड ले रहे हैं ताकि अगर कुछ हो तो ये कहा जाए कि मोदी जी ने इसलिए किया क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा था। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष के तमाम नेता अब लगातार खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार में सीबीआई, ईडी जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा कि देखिए, सारा काम धंधा छोड़कर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के वो पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदार आदमी नहीं हूं और अगर मैं बेईमान आदमी हूं तो दुनिया में फिर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो सकता है। यह अरविंद केजरीवाल ने खुद को लेकर कहा। उधर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनकी तरफ से मनोज झा ने कहा कि मोदी जी आज आप एक गैस चैंबर बना दीजिए, सारे नेताओं को डाल दीजिए क्योंकि आपको डर लग रहा है चुनाव हारने का, इसलिए आप ऐसा करा रहे हैं। हालांकि यह भी बड़ा दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल एक जमाने में लालू प्रसाद यादव को लेकर बहुत कटाक्ष करते थे, बहुत ज्यादा कहते थे और बहुत ज्यादा तीखापन जो है वो लालू यादव और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अन्ना आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। लेकिन सियासत की खूबसूरती भी यही है कि जो दो लोग लड़ते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा कब एक हो जाए, और ये हर दल में है। मसलन बीजेपी, पीडीपी, अभी मेघालय में जो चुनाव था वहां पर बहुत सारे बयानबाजी हुए बीजेपी से, और ऐसे ही हर पार्टियों में आपस में लड़िए, लेकिन जब लगे कि सामने वाला हावी हो रहा है तो हम एक साथ हो जाते हैं और हम साथ साथ है कि कहानी जो है वो दोहराई जाती है। लेकिन हमें लगा इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या है वो शराब घोटाला जिसकी वजह से सब हो रहा है और कैसे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गुंजाइशें बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ। 17 नवंबर साल 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति को डाला गया। कहा गया कि इससे राजस्व में 9,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकार जो है वो इस पॉलिसी से आउट हो जाती है और प्राइवेट लोगों को इसमें मौका मिल जाता है। कहा जाता है कि 32 जोन में 849 दुकानें जो हैं उस दौरान खोल दी गई और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें उस दौर में रखी गई। पहले 864 में से जो 475 दुकानें थीं उन्हें 4 सरकारी कंपनी चलाती थी, लेकिन बाद में सरकारी कंपनियां गायब हो गई और प्राइवेट वालों को मौका मिला। इसमें तकरीबन 140 करोड़ का कर्ज माफी किए गए थे। 144.36 करोड़ की माफी जो है लाइसेंस फी वो कर दी गई थी और यहीं से शुरू हो गया वो आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिसमें कहा जाता है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो तकरीबन यहां पर किया गया है। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में जो बातें आई उसके मुताबिक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकार के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, मंत्री हों, इन सब ने कई सारे फोन बदले हैं और कई सारे फोन नष्ट किए हैं। मनीष सिसोदिया पर तो बाकायदा आरोप लगे हैं कि 14 फोन उन्होंने नष्ट किया और इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब ये मामला जो है ये बहुत बढ़ गया और इसी को लेकर बीजेपी ने भी कई सारे सवाल जो है वो पूछे हैं। मसलन आपका क्या रिश्ता था शराब कारोबारियों से, अगर शराब नीति इतनी अच्छी तो आपने नष्ट क्यों किया। लेकिन ये टेक्निकल सवाल और टेक्निकल सवाल में हम और आप नहीं पढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, जाकर जवाब देंगे, लेकिन सारे विपक्ष के नेताओं से पूछताछ ये थोड़ा सा इशारा करती है कि इधर बीजेपी ये कह रही है कि जैसे जैसे बढ़ रही है जांच की घड़ी, अरविंद केजरीवाल के नजदीक आने लगी है हथकड़ी। लेकिन ये मामला जो है पॉलिटिकल भी लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसको पॉलिटिकली यूज करना चाहती है और बीजेपी भी पॉलिटिकली यूज करना चाहती है और बीते कुछ दिनों से ऐसे संकेत लगातार मिल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में, सदन में बहुत सारी बातें ऐसी कही जो लगा कि वो क्यों कह रहे हैं, इतना ज्यादा हार्श स्टैंड क्यों ले रहे हैं, और उसी बीच में बीजेपी के तमाम लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि
आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो अब से कुछ महीने पहले थी वो थी उनकी साफ सुथरी छवि, उनकी ताकत, जिसमें वो दुनिया को दिखाते थे कि जी हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं और हम एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस छवि को ही डेंट किया जा रहा है, क्योंकि तीनों जो बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं, आपकी आम आदमी पार्टी के जो मॉडल है उसके हिसाब से स्वास्थ्य मॉडल में सत्येंद्र जैन का नाम आता है। सत्येंद्र जैन के टाइम में मोहल्ला क्लिनिक खोला गया और मोहल्ला क्लिनिक वाले सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, जेल में उनके मसाज की वीडियो आते हैं, बहुत सारे और वीडियोज आते हैं और लगातार वो बीते कई महीनों से जेल के अंदर मौजूद है। तो एक परसेप्शन तो बन गया है कि अगर सब कुछ सही किया था तो फिर जेल के अंदर क्यों है, बाहर निकल आते, क्योंकि कोर्ट कचहरी कानून में तो विश्वास आम आदमी पार्टी भी करती है और यहां तो सीबीआई ईडी खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने जाकर कोर्ट में केस ठोक दिया है। तो फिर सत्येंद्र जैन इतने महीनों से जेल में क्यों है, वो बाहर क्यों नहीं? उसके बाद दूसरा जो उनके सबसे बड़ा मॉडल था वो था शिक्षा मॉडल। मनीष सिसोदिया, वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी में डिप्टी हैं और बहुत ताकतवर है, उनके मॉडल को लेकर दुनिया भर के अखबारों में लेख भी छपे। मनीष सिसोदिया को जेल डालना उस मॉडल पर एक बहुत बड़ा गहरा डेंट करना था, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो भावुक हो गए हैं, नाराज हो रहे हैं, रो रहे हैं कि देखिए ऐसा है। लेकिन एक परसेप्शन बनाया बीजेपी ने कि स्कूल के शिक्षा मंत्री को नहीं बल्कि शराब मंत्री को, और पहले शराब मंत्री जिन्होंने घर घर में जो पौवा पीते थे उनके हाथ में खंभा पकड़ा दिया, ऐसे आरोप लगाकर उनको कर दिया। और अब आती है अरविंद केजरीवाल की एंट्री। अब अगर आप टाइमलाइन पर गौर करेंगे तो टाइमलाइन में भी ये देखा जाता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक दिन में नहीं हुई, उनसे भी लंबी पूछताछ की गई है। सिसोदिया को बुलाया गया, लंबे टाइम तक वो आए। पहली बार देखिए 20 फरवरी को सिसोदिया को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, केजरीवाल को बुलाया गया है 2 महीने बाद 16 अप्रैल को। तो अगर इस टाइमलाइन को भी आप देखेंगे तो पहले सीबीआई आती है। सीबीआई में मामला उतना टाइट नहीं होता है क्योंकि सीबीआई के पास लिमिटेड अधिकार है, लेकिन सीबीआई के बाद जब ईडी की एंट्री होती है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होता है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस वैसा ही है जैसे हमने मनीष कश्यप वाले केस में देखा था, जहां पर आपको गिरफ्तारी करने की आजादी मिल जाती है, एक्स्ट्रा ताकत आपको मिल जाती है। और ईडी की जब मनी लॉन्ड्रिंग केस होता है तो आपको साबित करना पड़ता है। वो मैं लेकर बैठा हूं तो एक बार टाइमलाइन बताता हूं। 17 अगस्त 2022 को जो LGV सक्सेना होते हैं वो जांच का आदेश दे देते हैं। इसके बाद 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया और आपके 3 और सदस्य होते हैं जिनके खिलाफ छापेमारी हो जाती है। 22 तारीख को ईडी इसमें आ जाती है और सीबीआई के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लेती है। 30 तारीख को पीएनबी के बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई सिसोदिया के। 27 तारीख को आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता है विजय नायर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी केजरीवाल जी भी बार बार कह रहे हैं कि देखिए सभी लोगों को डराकर धमकाकर उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है गवाही दे दीजिए। बहुत सारी बातें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि क्या ये सही तरीका है। 28 तारीख को समीर महेंद्रू गिरफ्तार किया गया और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और इसका नाम भी आज केजरीवाल जी ने कई बार लिया। 28 तारीख को समीर महेंद्रू गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर वो तारीख होती है जब पहली बार मनीष सिसोदिया को बुलाकर लंबी पूछताछ की जाती है और तकरीबन 9 घंटे तक ये पूछताछ होती है। तब मैं भी गया था उसे कवर करने के लिए। 10 अक्टूबर को अभिषेक बोयनपल्ली जो होते हैं उन्हें गिरफ्तार किया था और कहा जाता है कि ये वो व्यक्ति है जो दक्षिण भारत के कारोबारियों के साथ मिलकर यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा था। 25 तारीख को सीबीआई ने 7 लोगों की चार्जशीट पेश किया, लेकिन इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था और ये वो टाइम था जब एमसीडी का इलेक्शन शायद आ गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से उठाया था कि देखिए सिसोदिया ईमानदार है, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं आया। फिर 30 तारीख को मनीष सिसोदिया के एक बेहद करीबी हैं अमित अरोड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी को भी इसमें नामजद कर दिया गया था। इसके बाद फिर 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, वो नहीं गए। 26 तारीख को जाते हैं और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो अगर ये पूरा प्रोसेस आप ट्रैक करेंगे तो इसमें 2 महीने का वक्त जो है वो दिख रहा है। अब 2 सवाल यहां पर आते हैं। एक सवाल ये कि क्या ये वाकई में ईमानदारी से की गई कार्रवाई है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आम आदमी पार्टी इसमें इमोशनल एंगल खेल रही है। और नंबर 3, जो बहुत बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि 2014 के बाद ईडी ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं उसमें 80% मामले जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर क्यों हैं। क्योंकि ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है, विपक्ष के कई नेता पूछ रहे हैं कि क्या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, क्या ईडी सीबीआई बीजेपी शासित राज्यों में उस तरह से कार्रवाई नहीं करती जैसा बीजेपी के अलावा विपक्षी पार्टियां उनके यहां करती है। और अगर ये सही है तो फिर क्यों नहीं दिखाई पड़ता कि अमित शाह जी ने मेघालय में जाकर कहा कि ये भ्रष्ट हैं, बाद में कुछ नहीं हुआ। कई और पुराने नेताओं का वो नाम लेते हैं कि देखिए इतने नेता जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, ये पहले जिन पे कहा चोर हैं
बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें येदियुरप्पा का जिक्र करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वो बच जाते हैं, जो बीजेपी में आता है बच जाता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का इसमें नाम शामिल है? हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाए तो बहुत स्मार्ट है, मतलब एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखते हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, वो अपने आप को बहुत ही क्लीन रखते हैं पेपरों में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब सब कुछ उनके नीचे ही हुआ है और अगर घोटाला हुआ है तो वो कैसे बच सकते हैं? सवाल फिर वही, क्या वो गिरफ्तार होंगे और क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई या फिर सही कार्रवाई?